नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी। आज हमारे साथ मौजूद है युवा किसान नेता जो चर्चाओं में रहते हैं। किसान आंदोलन में इन्होंने काफी मेहनत की है। हमारे साथ मौजूद है रवि आजाद। नमस्कार रवि भाई साहब। जी जी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को राम राम। आपसे कुछ सवाल रहेंगे, राजनीतिक सवाल पूछूंगा। किसानों ने लंबा संघर्ष किया जी, मगर किसानों की जब राजनीति की बात आती है, जब इलेक्शन आता है, किसान एक बात कहते हैं, हम एकजुट की वोट डालेंगे और बीजेपी सरकार को सत्ता में नहीं आने देंगे। मगर उसके बाद भी बीजेपी ने जोड़ तोड़कर अपनी सरकार बना ली। तो इसके ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा की अपील थी, वो अपील ये थी कि हमें बीजेपी के खिलाफ वोट डालना है। एक एक वोट हमारा जो बीजेपी के सामने, चाहे वो किसी भी दल का हो या निर्दलीय हो, उस प्रत्याशी को हम वोट डालेंगे तो बीजेपी हारेगी। आप देखिए, वोटिंग परसेंटेज से लेके और सीटों की संख्या 240 पर बीजेपी आके रुक गई। बिल्कुल, जो आंदोलन की बेल्ट मानी जाती है, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव था वो मोदी वर्सेस जनता था। बिल्कुल, विरोध में किसी पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, बल्कि जनता ने इलेक्शन लड़ने का काम किया। और आप देखिए, हरियाणा में ये हाफ हो गए, राजस्थान में इनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यूपी के अंदर आप देखिए, अगर मायावती की पार्टी अपने कैंडिडेट नहीं उतारती तो वहां पे ये सिंगल डिजिट में रहने वाले थे। बिल्कुल, पंजाब में इनका सुपड़ा साफ हो गया, चंडीगढ़ तक का आप देख लीजिए, और बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र तक। यानी कि जो किसान आंदोलन की जो अपील थी, बिल्कुल, उसने इस सरकार की एक टांग काटने का काम किया है। बिल्कुल, और आप जो बात कह रहे हैं कि सरकार बना ली, प्रधानमंत्री जी कहते थे विपक्ष मुजरा करेगा। बिल्कुल, लेकिन आज मुजरा कौन कर रहा है? आज जो है प्रधानमंत्री मुजरा कर रहे हैं नायडू और नीतीश कुमार के आगे। बिल्कुल, उसके बाद 173 सीट, मैं आंकड़ों की अगर बात करूं, बीजेपी की 240 में से 173 सीट 50 वोट से लेकर के और 50,000 के मार्जिन की सीट है। बिल्कुल, यानी कि प्रधानमंत्री खुद 1.5 लाख से जीते हैं, जो लाखों वोटों से जीतते थे मनोहर लाल खट्टर जी। मैं तो इनकी नैतिक हार मानता हूं। पानीपत की सीट, करनाल की सीट पिछली बार लगभग 6 लाख वोटों से जीती गई, और आज जो है मनोहर लाल खट्टर ने 4 लाख वोट कम पाए हैं। तो ये मनोहर लाल खट्टर की भी नैतिक हार है, ये जो है प्रधानमंत्री जी की भी नैतिक हार है। अजय मिश्र टेनी जैसे लोग चुनाव हार गए, जिनके लिए बीजेपी ने, जिनको किसान विरोध कर रहे थे, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई और उन्होंने टिकट दी। लखीमपुर खीरी वालों ने भी कमाल कर दिया। तो ये किसान आंदोलन की ताकत है कि आज जो है केंद्र में लंगड़ी सरकार बैठी है और देश ने आंदोलन पे, मुद्दों पे, एमएसपी पे, कर्जा मुक्ति पे और जो कॉर्पोरेट के खिलाफ लड़ाई है, उस पे मोहर लगाने का काम किया। आगे अब हरियाणा में विधानसभा का चुनाव आएगा। हम पहले इस बात को कह रहे हैं कि लोकसभा में हाफ हुए, विधानसभा में ये साफ हो जाएंगे हरियाणा से। बिल्कुल, एक सवाल और रहेगा। जैसे ही कंगना रनावत इलेक्शन जीतती है, उसके बाद चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर और एक महिला अधिकारी होती है, वो उनको एक चांटा लगा देती है। और उसके बाद पूरे हरियाणा की बात करूं, पूरे पंजाब की बात करूं, सोशल मीडिया पे एक मीम चल जाता है कि कंगना को तोहफा दे दिया गया। उस पे रवि आजाद भी काफी बार लाइव आकर बोलते हैं कि हमारी बेटी ने, हमारी बहन ने बहुत अच्छा काम किया है और ये तोहफा दिया है। तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम हिंसा का कभी समर्थन नहीं करते, बिल्कुल, लेकिन हम सत्य का हमेशा समर्थन करते हैं। जो सच है उसको आप छुपा नहीं सकते। और आप हिटलर को जब देखेंगे, हिटलर का खात्मा जब शुरू हुआ था तो सबसे पहले पब्लिक ने उसके समर्थकों को पीटना शुरू कर दिया था। बिल्कुल, कंगना रनावत ने कहा कि देश को आजादी 2014 में मिली। बिल्कुल, तो हमने भी पलट के जवाब दिया कि आजादी 2014 में अगर मिली है कंगना रनौत को, बिल्कुल, तो पुरस्कार 6 जून 2024 को भी मिला है। बिल्कुल, और किसान कभी भूलता नहीं है, ना पंजाब भूलता, ना कभी हरियाणा भूलता। मेरा ये मानना है कि थप्पड़ तो उसी दिन पड़ना चाहिए था
जिस दिन कंगना रनौत ने ये कहा था कि देश को आजादी भीख में मिली है। बिल्कुल। और आप ये देखिए, कंगना रनौत को पद्मश्री तक दे रखा है। बिल्कुल। भारत रत्न और पद्मश्री अगर किसी को मिलना चाहिए तो मेरा मानना है कि वो बहन कुलविंद्र कौर जैसी, हमारी जो शेर जैसी हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनको मिलना चाहिए। आप ये देखो, कंगना रनौत की गाल लाल हुई तो बीजेपी के लोग नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगे, लेकिन जब 750 किसानों की शहादत हुई तब बीजेपी के लोग कहां थे? जब कंगना रनौत कह रही थी कि 100 रुपए के लिए धरने पर जाती है, तब बीजेपी के लोग कहां थे? बिल्कुल। जब किसानों के रास्ते रोके जा रहे थे तब बीजेपी के लोग कहां थे? और हमारी महिला पहलवानों को सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा था तब बीजेपी के लोगों को नैतिकता याद नहीं आई, उनको राजधर्म याद नहीं आया। तो हमने यही कहा है कि इस बहन कुलविंद्र कौर को बहाल करो, इसको जो है इसको बहाल करो और ये एफआईआर रद्द करो। और एफआईआर होती तो भी 751 की तो हो सकती थी। महिला ने महिला को थप्पड़ मारा है और ये थप्पड़ किसी कंगना रनौत को नहीं लगा। ये एक संदेश दिया है कि जो पब्लिक फिगर है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो किसानों के प्रति और देश के प्रति संभल करके बोले। ये जनता कभी किसी बात को भूलती नहीं है। उसको रिहा किया, कस्टडी में वो सीआईएसएफ की है। और जो एफआईआर किस पे होनी चाहिए? कंगना रनौत पे होना चाहिए। उसने तो पंजाब को आतंकवादी कहा, उग्रवादी कहा। यानी कि एक देश में दो कानून कैसे होंगे? कंगना रनौत के लिए अलग कानून, कुलविंद्र कौर के लिए अलग कानून, बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह के लिए अलग कानून और रवि आजाद के लिए अलग कानून। यही हमारा विरोध है। बिल्कुल जी। रवि जी, एक बात पूछूंगा, जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत की, अभी आप किसान नेता है, युवा दिलों की धड़कन है, घूमते रहते हैं, तो साहब फाइनेंस की बात करूं, कितनी प्रॉब्लम आती है, ये सबसे बड़ी बात है। लोग पूछते हैं कि भाई रवि आजाद घूमता है सारा दिन, उसके घर पे काम नहीं है क्या? वो सारा दिन घूमता है, तो आप लोग कैसे कर पाते हैं ये सब कुछ? देखिए, काम भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन कोई ना कोई तो लड़ाई लड़ेगा। बिल्कुल। और लड़ाई हमेशा देश में, हरियाणा की बात करें, आंदोलन जब तक चलेंगे तब तक ही संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित है। अगर संगठन नहीं रहेंगे, आंदोलन नहीं रहेगा, तो ये सरकार जो 2014 में मोदी सरकार बनी थी, अगर ये ऐतिहासिक किसान आंदोलन 13 महीने तक ना चलता तो अब तक तो ये बहुत सारी चीजों पे कब्जा कर चुके होते। और अब भी हम ये मानते हैं कि अघोषित इमरजेंसी में इन्होंने सरकार चलाई है, लोगों के अधिकारों को कुचलने का काम किया है। रही बात खर्चे की, तो तंगी में रह करके और मुसीबतों में रह करके ही आप समाज के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, और उन सब चीजों से हम भी गुजरते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपकी बात करूं, आपको युवा देखता है, युवा एक मोटिव है आप युवा के लिए, भाई किस तरीके से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता जो जिसके पास ढेरों पैसे होता है वो कोई आंदोलन नहीं करता, कभी नहीं निकल के आता, क्योंकि उसके पास सारी सुविधाएं मौजूद होती है। निकल के वही आता है जो देखता है कि भाई अगर हमने कुछ नहीं किया तो आगे कुछ होने वाला भी नहीं है, युवाओं के लिए भी नहीं होगा, हमारे लिए भी नहीं होगा। तो रवि जी, एक बात पूछूंगा, आने वाले समय में लोग कहते हैं कि रवि आजाद घूमता है इलेक्शन के लिए, तो हम क्या माने, आने वाले समय में आप राजनीति के अंदर आ सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि राजनीति के लिए किसी के रास्ते बंद नहीं है। बिल्कुल ठीक है, राजनीति करना सबका अधिकार है। बिल्कुल, लेकिन राजनीति के नाम पे जो लोग धोखा कर रहे हैं, बिल्कुल, यानी कि जब भी हम सरकार से कोई मांग करते हैं तो सरकार के लोग बोलते हैं कि ये तो राजनीति करना चाहते हैं। हम उनको कहते हैं कि भाई राजनीति करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार है क्या? अगर हम किसान मजदूर की बात करते हैं, बेरोजगार की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो ये राजनीति अच्छी है या जो तुम कर रहे हो ये राजनीति अच्छी है? लेकिन हम अभी आंदोलन में हैं और अभी आंदोलन में ही रहेंगे। हम कोई पॉलिटिकल एजेंडे के लिए काम नहीं करते, ना हम चुनाव लड़ने के लिए काम करते हैं, और इन चीजों से हम काफी ऊपर उठे हुए हैं। हम संगठन के माध्यम से और आंदोलन के माध्यम से जो अधिकारों की लड़ाई है उसको लगातार लड़ने का काम करेंगे। वो कुछ भी कहेंगे, वो कुछ तो कहेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे तो फिर कैसे बात बढ़ेगी? वो कुछ नहीं कहेंगे तो आप कैसे कुछ करेंगे? वो इसकी बात नहीं करेंगे। वो नीट का पेपर लीक हो गया, नीट के पेपर में इतना बड़ा घोटाला हो गया कि आपने लाखों युवाओं के सपनों को कुचल के रख दिया। आप आरएसएस के लोगों को ही डॉक्टर बनाना चाहते हो, बिल्कुल, आप उस पे बात नहीं करोगे। यानी कि जो बच्चा इंटर में 10वीं में फेल हो गया, वो बच्चा नीट में टॉपर बना हुआ है, बिल्कुल,
यानी कि सरकार कह रही है इससे ज्यादा विकास और क्या चाहिए भाई, हमने 10वीं 12वीं का जो फेल था उसको टॉपर बना दिया इंडिया का। बिल्कुल, वो उस पे बात नहीं करेंगे, वो इस पे बात नहीं करेंगे कि आज जो है एक बड़ा सवाल उठा हुआ है कि आरएसएस जिसकी पॉलिटिकल विंग है भाजपा, बिल्कुल, आप ये देखिए कि इसका भी देखना ये पड़ेगा कि ये जो मोदी सरकार बनी है इसकी मतलब वैल्यू क्या है, कानून की नजर में इसकी वैल्यू क्या है। आप देखिए कि जब भी कोई पार्टी अपना नेता चुनती है तो पहले उसके संसदीय दल की बैठक होती है। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी की कोई बैठक नहीं हुई। खबरें जो आ रही है वो ये आ रही है कि जो आरएसएस है वो मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अमित शाह और मोदी ने मिलके पहले ही खेल खेल दिया। उन्होंने बीजेपी की बैठक नहीं बुलाई, बीजेपी के वो नेता भी नहीं चुने गए, उन्होंने एनडीए की बैठक बुलाई और वहां से नेता घोषित होकर के मोहन भागवत खुद मणिपुर के ऊपर बात कर रहे हैं, जिनकी ये पॉलिटिकल विंग है। बिल्कुल, मोहन भागवत खुद कह रहे हैं कि विपक्ष को विरोधी नहीं समझना चाहिए, उसको केवल प्रतिपक्ष समझना चाहिए और उसकी बातों को सरकार को उस पहलू को भी देखना चाहिए। बिल्कुल, मेरा ये स्पष्ट मानना है कि 240 की सीट में बैठे हैं जेडीयू और जो टीडीपी पार्टी है वो ईडी की रेंज पे है। बिल्कुल, लेकिन विपक्ष मजबूत है, डिप्टी स्पीकर के लिए भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। 2026 में एक बड़ा आंदोलन किसानों के नेतृत्व में, एक बड़ा जन आंदोलन इस देश में होगा और ये निश्चित तौर पर आप मान करके चलिए कि वोट से और विपक्ष से हटाने का उनके पास आखिरी मौका था। अब तो इसको जन आंदोलन ही उखाड़ करके फेंकेगा। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे रवि आजाद। इनसे हमने बातचीत की, किसानों की, राजनीति की, हर एक बात की और इन्होंने स्पष्टीकरण करते हुए हमें बिल्कुल तरीके से बताया। तो मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी, नमस्कार।